फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहेंगे कि हमने अपनी कल की वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में क्या क्या कर लिया था। हमने अग्निशामक यंत्रों के बारे में पढ़ा था। हमने ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र और फॉर्म टाइप अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पे हमने ज्वाला के बारे में भी पढ़ा था। ज्वाला के बारे में हमने पढ़ा था, एक मोमबत्ती बनाई थी, सबसे बाहरी क्षेत्र ज्वाला का, मध्य क्षेत्र और सबसे अंदर का क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पसंद आई होंगी, उम्मीद है मुझे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। साथ में ये भी बता दूं कि बायोलॉजी की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास के साथ अपलोड की जा रही हैं। केमिस्ट्री कंप्लीट होती है, हम फिजिक्स करेंगे एंड साथ में साइंस पेडागोजी भी करेंगे, लेकिन हम अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कर रहे हैं। बायोलॉजी जो है उसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम उस पर भी फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस आपका बायोलॉजी के मुकाबले ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में क्यों फूंक मारते हैं, ये भी देख लेते हैं। इससे पहले ज्वाला का जो सबसे बाहरी क्षेत्र था, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, तो सबसे बाहरी क्षेत्र जो था सबसे गर्म भाग भी था और यहाँ पर ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा था। आई होप ये कहते ही आप लोगों को चीज़ें कनेक्ट होने लगी होंगी कि सुनार ऐसा क्यों करते हैं। तो ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र उसका सबसे गर्म हिस्सा होता है। सोने और चांदी का गलनांक अधिक होता है और इसीलिए सुनार सोने और चांदी को जल्दी पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र पर फूंक मारते हैं। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि ज्वाला का जो है सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है और सोने चांदी जैसी धातुओं को पिघलाने के लिए उच्च गलनांक होते हैं उनके, इसलिए उसमें वहाँ पर ज़्यादा आपको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसीलिए वहाँ पर ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र पर फूंक मारते हैं। अब फ्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी ईंधन। वे पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है। अनावश्यक उत्पाद से क्या तात्पर्य है, तो अनावश्यक उत्पाद यानी कि फिजूल किस्म की गैसें, पॉल्यूशन क्रिएट ना करना, तो वही आपका ईंधन कहलाता है। वे पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल है वुड यानी कि लकड़ी, कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, बायोगैस भी इसी के अंदर आ जाती है, केरोसिन ETC, ठीक है। एक एग्जाम्पल है CH4 बोलते हैं मीथेन को, O2 बोलते हैं ऑक्सीजन को। इन्होंने दोनों ने क्रिया करी, मीथेन और ऑक्सीजन में बन गया मीथेन। सब अच्छा, बायोगैस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, मीथेन या बायोगैस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बायोगैस में अधिक मात्रा पाई जाती है मीथेन गैस की यानी CH4 की, इसीलिए हम बायोगैस भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, क्या मिला, CO2 यानी कि इसको CO2 को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आई नो बहुत सारे लोगों को सब पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो एक बार लिखते चलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। H2 यानी कि जल। H2 किस रूप में मिलता है, किस अवस्था में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, तो वेपर यानी कि वेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप में मिलता है। H2 यानी कि जल जो होता है वो भाप के रूप में मिलता है। हीट यानी एनर्जी, आप यहाँ पर हीट की जगह पर एनर्जी भी लिख सकते हैं और ये एनर्जी दोनों में होती है, यानी कि हीट भी मिल रही है और लाइट भी मिल रही है। ये जो एनर्जी आपको इस रिएक्शन से मिल रही है उसमें आपको मिल रही है हीट प्लस लाइट, चमक, ठीक है, इसके रूप में मिल रही है। जब मीथेन और ऑक्सीजन ने क्रिया की, मीथेन ईंधन के रूप में ले लिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था, जो हवा में जलकर। अब हवा में क्या जलकर, हवा में क्या होता है, हवा में होती है ऑक्सीजन गैस, यानी जो ईंधन है, ईंधन यानी कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने CH4 यानी मीथेन या बायोगैस ले ली थी, वो हवा में जली यानी ऑक्सीजन के साथ, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, भाप के रूप में जल बनाया और हीट जो है वहाँ पर आपकी हीट एंड लाइट यानी एनर्जी रिलीज की गई। अब
ईंधन का ऊष्मीय मान के बारे में जान लेते हैं। तो 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। तो 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा रिलीज होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। कैलोरी मान को बॉम कैलोरीमीटर द्वारा नापा जाता है। इसको भी आपको याद करना है कि कैलोरी मान यानी कि ऊष्मीय मान कैलोरी वैल्यू या मान भी लिख सकते हैं। कैलोरी मान को बॉम कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। ऊष्मीय मान की जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, कैलोरी मान की इकाई क्या होती है? किलो जूल पर किलोग्राम। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान को बॉम कैलोरीमीटर द्वारा नापा जाता है। ऊष्मीय मान की इकाई होती है किलो जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा अगर ऊष्मीय मान किस गैस का होता है? H2 का होता है। हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन भी कहा जाता है। ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। क्या है? हाइड्रोजन के बारे में है। हाइड्रोजन का कैलोरी वैल्यू यानी कैलोरी मान या ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है वो भी अभी बता देंगे। और हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जलने पर सबसे कम प्रदूषण करने वाला ईंधन है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन कम फैला रहा है। इसीलिए भविष्य में लोग यही सोचेंगे कि भविष्य में इसी ईंधन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी मान कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान हिंदी में ईंधन है यहाँ पर फ्यूल, और कैलोरीफिक वैल्यू है जिसकी इकाई यानी कि यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम होती है। अब यहाँ पर देखिए काऊ डंक केक क्या होता है? ये उपला होता है। ये उपला की तस्वीर दिखाने की क्या मुझे आपको ज़रूरत है? तो मैं दिखा देती हूँ। उपला आप लोगों ने सबने ही देखा होगा। जो लोग गांव के एरिया में जाते हैं वहाँ पर उन्होंने ज़रूर देखा होगा। वैसे भी प्लांट्स में खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। काऊ डंक केक उसको बोला जाता है। अभी दिखाती हूँ। ये है उपला की तस्वीर। ये इस तरीके के होते हैं और प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इनका हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स में खाद के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये है आपकी, हमने पढ़ा था अभी किसके बारे में? काऊ डंक केक के बारे में। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊष्मीय मान कितना होता है? 6000 से 8000 होता है। वुड यानी कि वुड को बोलते हैं लकड़ी का कैलोरीफिक वैल्यू होती है 17000 से लेकर के 22000 होती है। कोयला यानी कि कोल की जो होती है वो होती है 25000 से लेकर के 33000 होती है। पेट्रोल की होती है 45000। केरोसिन की होती है 45000। डीजल की भी आपकी 45000 होती है। यानी पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊष्मीय मान जो होता है वो 45000 होता है। यहाँ जाते हैं। मीथेन की होती है 50000। सीएनजी व्हीकल वगैरह में जो गैस यूज़ की जा रही थी, एलपीजी वो कहाँ पर यूज़ की जा रही थी? मैंने बताया था आपको इसके बारे में भी। जो हमारे घरों में किचन में सिलेंडर रखे जाते हैं उसमें ये आपकी जो होती है एलपीजी ही उसके अंदर होती है। सीएनजी का फिलहाल यहाँ पर बात करें कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में तो वो होती है 50000 और इसकी होती है 55000। एलपीजी की बायोगैस की 35 से 40000 तक होती है। एंड इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1,50,000 तक यहाँ पर हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है और ये भविष्य का ईंधन कहलाई जाती है। इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये जलने पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसको याद करना है आपको।
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको पता है, सबसे कम किसका है यहाँ पर, इससे भी आपको पता है उपला का ही सबसे ज़्यादा कम है। ये बहुत अच्छा ईंधन नहीं है। एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं। अब एक ईंधन को कैसा होना चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो एक आदर्श ईंधन आइडियल फ्यूल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। पहला आ जाता है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यानी ये आपके लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए। आप इधर उधर इसको ढूंढने के लिए भटकना ना पड़े, दूर ना जाना पड़े। कैसा लगेगा अगर कार में या फिर आपकी बाइक में पेट्रोल या फिर आपकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं है आपका, ठीक है, और फिर आपको अचानक से आपके रास्ते में ऐसा कुछ हुआ, फिर आपको बहुत दूर कहीं जाकर के पेट्रोल मिल रहा है, तो क्या ये बात अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी। यानी कि एक आइडियल ईंधन को, एक आइडियल फ्यूल को आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, मध्यम दर से आसानी से जलना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जलना चाहिए तो बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं जलना चाहिए, यानी कि मीडियम दर से आपके आसानी से उसको जलना चाहिए। यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी देख लेते हैं। अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा करना चाहिए, यानी कि उसका ऊष्मीय मान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि किसका था, अपनी हाइड्रोजन का था। कोई अवांछित पदार्थ ना छोड़ना, ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली गैसें ना छोड़ना, यानी कि ज़्यादा पॉल्यूशन ना क्रिएट करने वाला ईंधन होना चाहिए। एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं थी कुछ। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन के प्रकारों के बारे में। तो ईंधन के 3 प्रकार हैं, ईंधन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला आ जाता है आपका लिक्विड फ्यूल, दूसरा आ जाता है सॉलिड फ्यूल, और तीसरा नीचे है यहाँ पर गैसीय ईंधन या गैसियस फ्यूल। तो पहले हम लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल के बारे में जान लेते हैं। वाष्पित लिक्विड फ्यूल क्या है? जो लिक्विड अवस्था में होंगे, जो तरल होंगे, तरल पदार्थ हैं जो दहनशील वाष्प तो उत्पन्न करते हैं। और पेट्रोल, या जैसे कि इसके एग्जांपल पेट्रोल किस फॉर्म में होता है? तो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसोलीन है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, अल्कोहल है, ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और यही आपके तरल ईंधन के एग्जाम्पल्स हैं। ठोस ईंधन या सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल्स भी हैं, और इनके बारे में भी जान लेते हैं। दहनशील पदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे कोल यानी कि कोयला, कोक, वुड यानी कि लकड़ी, चारकोल, पैराफिन, वैक्स, और कपूर भी आपका ठोस ईंधन के अंतर्गत आ रहा है, इसको भी जहन में रखिएगा। गैसीय ईंधन की बात की जाए तो गैसियस फ्यूल जो होते हैं दहनशील पदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में होते हैं। एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस है, एलपीजी है, बायोगैस है, कोल गैस है, आपकी ईटीसी के अंतर्गत आ जाते हैं। नोट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है नोट। जल गैस, वाटर गैस लाल गर्म कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाई जाती है, यानी कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि वाटर गैस आपकी कैसे बनाई जाती है, यानी जल गैस कैसे बनाई जाती है, तो लाल गर्म कोक पर भाप यानी कि वेपर प्रवाहित करके बनाई जाती है। और वाटर गैस का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। वाटर गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्कोहल बनाने में किया जाता है। जल इज इक्वल टू CO प्लस H2, ठीक है, ये क्या प्रवाहित करती है? CO आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2 आपकी है हाइड्रोजन। जल गैस के अंदर क्या होता है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। एसिटिलीन आ गई, एसिटिलीन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एसिटिलीन को कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाकर बनाई जाती है। कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाकर बना दिए, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड है और उसको हमने मिला दिया कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 को मिला दिया H2O में। इसकी गंध थोड़ी अप्रिय होती है, यानी अच्छी नहीं होती होगी, लेकिन इससे निकलने वाली लौ इतनी गर्म होती है कि उसका यूज़ धातुओं को काटने में व वेल्डिंग में किया जाता है। वेल्डिंग में भी आपकी एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिलाकर बनाई जाती है, और इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी अप्रिय होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप CaC2, ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसको जल में वाटर में मिला दिया, क्या मिल गया? C2H2 यानी कि एसिटिलीन का सूत्र है ये। यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमने ईंधन के बारे में देखा, ऊष्मीयमान के बारे में जान लिया, एसिटिलीन के बारे में जान लिया,
और ये भी जान लिया कि सुनार जो होते हैं सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला को जो है सबसे बाहरी भाग पर ही फूंक क्यों मारते हैं, इसके बारे में हमने जान लिया। केमिस्ट्री की क्लास ऑल्सो अपलोड की जा चुकी हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।